नेक्स्ट वीक हम, चूँकि हमारी क्लास नहीं होगी, लेकिन एक जो आपकी संडे की क्लास है उसकी क्लास होगी, तो मैं उनकी क्लास में रिवीजन करवाऊँगा पूरा। तो उस रिवीजन की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, ताकि आप लोगों को भी रिवीजन करने में आसानी हो। उस 1 घंटे में मैं कोशिश करूँगा पूरा सप्लाई चेन एक साथ रिवाइज करवाने की, और उसके अंदर ही इम्पोर्टेंट स्लाइड भी बन जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, तो वो आपसे भी वैसे ही शेयर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैनल स्ट्रेटजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे। हमने B2B, B2C, फिर हमारे चैनल जो होते हैं इंटरमीडिएट्स, वो हमारे लिए किस किस टाइप के फंक्शंस कर रहे होते हैं, इस और फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर आज इसको कंक्लूड करने के लिए आखिरी चीज़ जो इसमें से रिलेटेड थी वो ये थी कि चैनल स्ट्रेटजी के डिसीजंस किन किन चीज़ों पे डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, तो चैनल चॉइस का डिसीजन जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला होता है मार्केट फैक्टर्स, कि आपके मार्केट के अंदर किस किस तरीके की चैनल स्ट्रेटजीज अवेलेबल है और कौन सी बेस्ट है जो आपको सूट करती है। आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप किसी वेंडर के थ्रू आ सकते हैं, एजेंट के थ्रू आ सकते हैं, फिर आप जो है अलायंस बना के आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट फैक्टर पर डिपेंड करेंगी कि आपकी मार्केट क्या है और किस तरीके की रिस्पॉन्स देती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल जो है वो यामाहा है। यामाहा बहुत जगह पे अपने 3S डीलर के साथ काम करता है, कहीं 5S डीलर के साथ काम करता है। तो जहाँ 3S के साथ काम करता है वहाँ की मार्केट रिक्वायरमेंट वो होगी, जहाँ 5S के साथ काम करता है वहाँ की रिक्वायरमेंट वो होगी। अभी एस जो है सेल्स, सर्विस, रिपेयर, सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट फैक्टर। अब आपका प्रोडक्ट फैक्टर जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट है आपके चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस पे। फॉर एग्जांपल, यू आर सेलिंग वॉल्स, तो आप जब वॉल्स बेच रहे हो तो आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट हाईली सेंसिटिव है, और आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट कहीं फॉर बहुत जल्दी स्पॉइल हो सकता है। तो आप कोशिश करोगे कि उसकी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में रखो, इसके सारे फैक्टर्स को अपने हाथ में रखो, और मोस्ट प्रोबेबली आप खुद ही उसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, वर्सेस कि आपका प्रोडक्ट मेडिसिन है या आपका प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल है, जिसकी स्पॉइलेज इतनी आसानी से नहीं हो सकती। तो आप उसको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू राउट कर सकते हो। और फिर आता है प्रोड्यूसर फैक्टर। जिन प्रोडक्ट्स के एक्सटेंसिव प्रोड्यूसर होते हैं, लाइक शुगर केन, लाइक वीट, उसमें चैनल स्ट्रेटजीज जो है वो डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस हो रही है, और उस प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में आड़ती के थ्रू लाना चाहता है, गवर्नमेंट के थ्रू लाना चाहता है, खुद लेके आना चाहता है। और इसके बाद आती है लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के। अब आपके पास, जब आपने चैनल चॉइस सेलेक्ट कर ली ना, और वो चैनल चॉइस मतलब बाहर की है, थर्ड पार्टी है, कोई और है, आप नहीं हो, तो फिर आप उसमें देखते हो कि आप उसमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, मींस आप अपनी प्रोडक्ट को हर दुकान पे, हर गली में, हर मोहल्ले में भेजना चाहोगे, या सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कि सिलेक्टिव शॉप्स पे, सिलेक्टिव आउटलेट्स पे ही आपका प्रोडक्ट रखेगा और हर जगह पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो नाइट पे अवेलेबल हैं, सिर्फ वो एग्जांपल हैं। चोको पैलेस एक दुकान है, शायद आप लोगों ने नाम सुना, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स अवेलेबल होते हैं। हाइपर स्टार है। इसी तरीके से इम्तियाज़ में भी बहुत सारे सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जो इम्तियाज़ के अलावा कहीं और नहीं मिलते। वो इधर इम्तियाज़ के अपने भी हो सकते हैं, इधर दूसरी कंपनीज के भी हो सकते हैं। और आखिर में आती है और सबसे ज़्यादा रेयरली यूज़ वो होती है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप अपने प्रोडक्ट्स के पार्ट्स, प्रोडक्ट्स की आफ्टर सेल्स या प्रोडक्ट की सेल्स सिर्फ किसी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के साथ ही करना चाहते हो। आपकी प्रोडक्ट लोकली फिर कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। जो जो चीज़ें लोकली अवेलेबल होंगी वो उसकी रेप्लिकाज होंगी या उसकी कॉपीज़ होंगी, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको एक्सक्लूसिव आउटलेट्स पे ही मिला करेगी। जिस तरीके से आपके जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं, जितने भी क्लोथिंग ब्रांड हैं, वो अपने तमाम प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिवली अपने लिमिटेड आउटलेट्स पे ही रखते हैं, और आपको उन्हीं में से वो प्रोडक्ट मिल सकती है।
और वहीं से आप उसको परचेज कर सकते हैं, तो इसको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये चैनल स्ट्रेटेजी को समझने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी थी। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, और इसके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे स्कोर मॉडल, SCOR मॉडल। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए ना, विल स्टार्ट ऑफ विथ एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसको ऑलमोस्ट हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्रिकेट में एक प्लेयर आपके सामने आया कि जिसकी एवरेज आपके सामने लिखी हुई है सिर्फ, ठीक है, एक प्लेयर है जो आपने सेलेक्ट करना है अपनी टीम के लिए, उसके मैट्रिसेस में आपको सिर्फ उसकी एवरेज बताई गई। मैं जो भी क्वेश्चन है उनके जवाब दूंगा, थोड़ा सा इसको पेस ऑफ कर दूं, फिर आपको मैं सारे जवाब दूंगा जो भी आपने पूछना है। तो मैंने आपको उसकी सिर्फ एवरेज पता है। क्या एवरेज इकलौती, मतलब एक्सक्लूसिवली एवरेज डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी है? क्या आप उसकी एवरेज की बेस पे डिसीजन मेकिंग ले सकते हो? सपोज आपको उसको सेलेक्ट करना है T20 के लिए, तो क्या सबसे पहले जो T20 के लिए एवरेज मैटर करती है? आई डोंट थिंक सो। T20 के लिए ज़्यादातर जो चीज़ मैटर करती है, अगर आपने एक बैट्समैन चूज़ करना है, तो वो है उसकी स्ट्राइक रेट। मगर अगर आपके सामने सिर्फ एवरेज भी लिखी हुई है, तो आप उस एवरेज की बेस पे क्या क्या कह सकते हो कि क्या ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बुरा प्लेयर है? नहीं। अब ये पता करना है कि वो एवरेज सबसे पहले तो किस फॉर्मेट की है, वनडे की है, T20 की है, या टेस्ट मैच की है, नंबर 1। क्या सिर्फ एवरेज से ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं? नो, हमें और भी डायमेंशन देखने होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन तो ये है कि उसकी स्ट्राइक रेट क्या है, ये एवरेज जो आपके सामने लिखी है ये किस फॉर्मेट की है, उस फॉर्मेट में उसने 4s एंड 6s कितने मारे, उस फॉर्मेट में उसने कौन से बॉलर के अगेंस्ट ये एवरेज लिखी है। ठीक है ना, अब ये मिक्स एवरेज है, सही है, या फिर ये फास्ट बॉलर के अगेंस्ट की एवरेज है, या ये स्पिनर के अगेंस्ट की एवरेज है। तो अगर आप अपनी टीम की बात करो तो भी आपको बहुत सारे डायमेंशन चाहिए होते हैं मैट्रिसेस में, इसको सिलेक्ट करने, किसी प्लेयर को अपनी टीम में सिलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए। और अगर आप अगेंस्ट टीम के काम कर रहे हो और आप सामने वाले टीम के प्लेयर्स को एनालाइज कर रहे हो, तो इस सिनेरियो में भी आपको बहुत सारे डायमेंशंस देखने होंगे, ताकि आप राइट अटैक उसके सामने का डिज़ाइन कर सको। अगर वो फास्ट के अगेंस्ट कमज़ोर है, या लेफ़्ट आर्म के अगेंस्ट कमज़ोर है, राइट आर्म के अगेंस्ट कमज़ोर है, या स्पेशली बॉलर्स जो प्लेयर्स को जज कर रहे होते हैं, क्रिकेटर्स को, खास तौर पर बैट्समैन को, कि वो शॉर्ट पिच में मतलब शॉर्ट पिच बॉल सही नहीं खेल सकता, यॉर्कर नहीं सही खेल सकता, ऑफ साइड नहीं खेल सकता, ऑन साइड नहीं खेल सकता, वगैरह वगैरह। तो अब एक प्लेयर को या एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए वी हैव मल्टीपल डायमेंशन। और इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डायमेंशन से रिलेटेड है या एवरेज से रिलेटेड, वो ये कि ये फुला एवरेज जो है ये इसकी किस फॉर्मेट में है। इसमें वनडे T20 की बात नहीं हो रही, अब इसमें ये बात हो रही है कि अगर T20 है या वनडे है, तो क्या ये इंटरनेशनल ODI की बात हो रही है, ये IPL PSL की बात हो रही है, या ये डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है। क्योंकि हर फॉर्मेट के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हर फॉर्मेट का प्रेशर डिफरेंट है, हर फॉर्मेट का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए मल्टी डायमेंशंस मैट्रिक्स चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं सप्लाई चेन परफॉर्मेंस की। आप कहते हो यार मेरी सप्लाई चेन बहुत अच्छी चल रही है, या आप एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और आप कह रहे हो कि मेरा प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आप उसमें कौन से मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से यू आर जजिंग कि ठीक चल रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 बजने वाले हैं, तो मैंने रेफरेंस क्या दिया, पाकिस्तान में इस वक्त 5 बजने वाले। मैं सिर्फ कहूँ कि 5 बजने वाले, तो सामने वाला यकीनन पूछेगा कि भाई कहाँ के बात कर रहे हो आप GMT के कौन से टाइम जोन की बात कर रहे हो, दुबई की बात कर रहे हो, सऊदीया की बात कर रहे हो, इंडिया की बात कर रहे हो, पाकिस्तान की बात कर रहे हो। या मैं कहूँ कि रोज़ा खोलने वाला है या रोज़ा खोल गया, तो हम कहेंगे ना कि किस शहर के रोज़े की बात हो रही है भाई, कराची की बात हो रही है, सक्खर की बात हो रही है, कोयटा की बात हो रही है, पेशावर की बात। तो पहले तो सही टर्म्स ऑफ रेफरेंस यूज़ करना सप्लाई चेन परफॉर्मेंस
मेजरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और अगर आप ज़िंदगी में आगे सप्लाई चेन को परसू करना चाह रहे हो ना, तो यू हैव टू डेवलप योर सेट एंड स्किल्स टू मेजर इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, आपको इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी मेजरमेंट में सबसे पहले फ़र्क पता होना चाहिए। और नंबर टू ये कि आपकी इस कैपेबिलिटी को यूज़ करने की डायमेंशंस बहुत सारी होनी चाहिए। आप इंटर कंपनी की सारी परफॉर्मेंसेस मेजर कर सकते हो कि बिटवीन प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशंस, जितनी भी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं इनको कैसे मेजर करना है, कैसे गेज करना है, नंबर वन। और इंटरा कंपनी, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज से एक साथ जुड़े होते हो और एक साथ आपके उनकी ताल्लुकात बने होते हैं और आप उनके साथ काम कर रहे होते हो, तो उनको मेजर कैसे करना है, उनकी परफॉर्मेंसेस को मेजर कैसे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू आर इनटू डिलीवरी सर्विसेज और आप जो है फूड डिलीवरी सर्विस कर रहे हो और आपका अपना भी एक प्रोडक्ट है जिसकी आप फूड डिलीवरी सर्विस कर रहे हो, और एक फूड डिलीवरी सर्विस आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी कर रहे हो। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे अपने परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हैं। मेरे परफॉर्मेंस मेजर्स में कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ सकती है, मेरे परफॉर्मेंस मेजर में टाइमली डिलीवरी आ सकती है, मेरे परफॉर्मेंस मेजर में फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर्स आ सकता है कि जितने ऑर्डर मेरे पास आए उससे कितने परसेंट मैंने फुलफिल किया। वर्सेस जब मैं किसी थर्ड पार्टी सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर डिफरेंट डायमेंशन को देना है। वो देखना है कि मेरा ऑर्डर जब रिसीव हुआ उसकी कितनी देर के बाद उनका राइडर अवेलेबल था, उनके राइडर ने कितनी देर में एक्यूरेट डिलीवरी की और कितनी डिलीवरीज जो हैं वो ठीक गई और कितनी डिलीवरीज में एरर्स आए। ठीक है ना। तो अब एक ही डायमेंशन है, एक ही चीज़ है जिसको मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो एफिशिएंसी, अब सप्लाई चेन में ना हम तीन चीज़ें देखते हैं: एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टिवनेस। कि मेरी सप्लाई चेन कितनी एफिशिएंसी है, कितनी एफिशिएंसी पे काम कर रही है, कितनी इफ़ेक्टिव काम कर रही है, और एडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस क्या है। और इसको मैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड से कंपेयर करता हूँ। एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट ऑफ स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। अब सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कुछ भी हो सकता है। अगर आप एफिशिएंसी की बात करो तो आई एम वर्किंग ऑन 73% एफिशिएंसी, ये 75% एफिशिएंसी मीन्स यू आर कंपेयरिंग योर एफिशिएंसी अगेंस्ट 100%। अगर 100% एफिशिएंसी हुई दिस मीन्स कि यू आर वर्किंग एक्यूरेटली। और अगर उससे ऊपर नीचे है, आप 70 की रेंज में हो, 80 की रेंज में, इट मीन्स यू हैव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यू हैव रूम फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से आप अपनी अगर जीपीए की बात करें तो जीपीए आप कहते हो क्या मेरी जीपीए 3 आई है, तो 3 का रेफरेंस क्या है? जीपीए 3 आई है, 3 आउट ऑफ 4 मीन्स यू हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट 75%। ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें कि अगर मैं सिर्फ 3 कहूँ और सामने वाला अज्यूम करे कि 3 आउट ऑफ 10, तो इट मीन्स यू हैव अचीव ओनली 33%। तो पहले तो रेफरेंसिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि क्या रेफरेंस है, क्या किस चीज़ को मैं किस चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंसिव करते हैं। आप एक एम्प्लॉयर हो और आप अपने एम्प्लॉय को गेज करते हो, तो गेज करने के लिए आप क्राइटेरिया क्या रखते हो? पहले तो कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में से उस एम्प्लॉय का पार्ट होता है, उस पार्ट को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआईज कहते हैं। अब एक एम्प्लॉई है और आप दो एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करो जिनके डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन अगर उनको सेम डायमेंशन पे कंपेयर करो, मींस फॉर एग्जांपल एक डायमेंशन हो सकती है कि वो कितनी दफ़ा साल में लेट आया या कितनी दफ़ा महीने में लेट आया। तो क्या ये दोनों इवेल्युएशन, दोनों डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सेम इवेल्युएशन मेजर होना चाहिए या सेम परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए? एक एम्प्लॉई है कि जिसका ताल्लुक डायरेक्ट ऑपरेशन से है, मींस अगर वो टाइम पे नहीं आया तो आउटलेट शायद खुलेगा नहीं, और अगर आउटलेट खुला हुआ है तो उसके टाइम पे ना आने से दूसरा जो एम्प्लॉई है जो उसका सबऑर्डिनेट है उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। और एक एम्प्लॉई है कि जो सपोज टेक्निकल टीम में काम कर रहा है, जिसको 24/7 जॉब करनी है, जिसकी रोटेशन वाली जॉब है, वो पिछले दिन रात को देर से गया था तो सुबह देर से आया, और लेकिन उसका काम कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यू कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहा है, अटेंड कर रहा है। तो क्या दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए सेम डायमेंशन यूज़ करना ठीक रहेगा टाइम इन टाइम आउट की? नहीं। आपको
एम्प्लॉयज़ को गेज करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस को गेज करना होता है उनके KPIs पर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। यू कैन नॉट जज एवरी एम्प्लॉय इन टू सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन पे आप एक हर एम्प्लॉय को गेज या जज नहीं कर सकते। हाँ जी। चैप्टर का नाम जो है वो SCM स्कोर है। तो यही बात इस स्लाइड में भी आपको थोड़ी सी और की जा रही है कि सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स बनाना जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि पहले तो कंपनी के गोल्स क्या हैं, और मैं जो मैट्रिक्स बना रहा हूँ क्या वो सही तरीके से उन परफॉर्मेंसेस को मेजर कर पा रहा है कि जो कंपनी के गोल्स के लिए अचीवेबल है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी काम कर रही है, कोविड-19 सिचुएशन है और आपकी कंपनी काम कर रही है कॉस्ट सेविंग पे, ठीक है, गोल चेंज हो गया। अब गोल तो अब पहले जो गोल सर्विस लेवल का था कि आपको सर्विस लेवल मेंटेन करना है, वो गोल आजकल के सिनेरियो में, वो गोल कोविड-19 के सिनेरियो में हो सकता है हो गया हो कि आपने कॉस्ट सेव करनी है ताकि एम्प्लॉयज़ को हमें ले ऑफ ना करना पड़े, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को हायर रखना है, बट आपको कॉस्ट सेविंग के साथ काम करना है। अब आप सर्विस लेवल में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहले आपके परफॉर्मेंस मेजर थे कि आप एक आउटलेट को, आप अपने प्रोडक्शन को सर्विस लेवल पे मेजर करते थे कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे मैं कितना अच्छा सर्विस लेवल मेंटेन कर सकता हूँ, और जितने एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो सर्विस लेवल के लिए काफ़ी हैं या मुझे ऐड करने हैं। वर्सेस अब आपका बिहेवियर चेंज हो गया, अब आपको लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के साथ कॉस्ट इफेक्टिव रहते हुए अपने प्रोडक्ट को सर्व करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी कंपनी के गोल्स क्या हैं, नंबर वन। नंबर टू, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो मेट्रिसेस आपने डिज़ाइन किए हैं, डेडिकेट किए हैं, क्या वो ठीक जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है इन अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मेजरमेंट रख रहे हो कि जो चेस कर रहा है गलत गोल्स को, असल में वो कंपनी के गोल्स है ही नहीं। और आपको फोकस रखना होता है अपने उन चीज़ों पे कि जो कंपनी के गोल से अलाइन एंड लिंक रहते हैं, ठीक है। ये एक स्लाइड है जो आपको शो कर रही है कि हाउ एट्रीब्यूट्स हैव चेंज फ्रॉम 1960s टू करंट डेट। व्हेन प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1960s कि जहाँ फैक्ट्रीज़ की एवोल्यूशन आई, जहाँ फैक्ट्रीज इवॉल्व होना शुरू हुई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस डायमेंशन को दी जाती थी वो थी प्रोडक्शन कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन जिनको देखा जाता था वो थी प्रोडक्शन कॉस्ट, बिकॉज उस वक्त किसी और चीज़ की इवोल्यूशन आई नहीं थी, आप सब काम खुद कर रहे थे। इट वाज अ 1PL सोल्यूशन। आप प्रोडक्ट को बना भी खुद रहे थे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहे थे, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट भी खुद कर रहे थे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर रखती थी। जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया फिर इन्वेंट्री कॉस्ट, फिर इन्वेंट्री कॉस्ट को आपने इम्पोर्टेंस देना शुरू की, फिर ट्रांसपोर्टेशन को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स को, और अब इन सारी कॉस्ट को मिला के जो एज सप्लाई चेन मैनेजर आपको देखनी पड़ती है वो होती है सप्लाई चेन कॉस्ट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक या कस्टमर के सर्विस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है उसको सप्लाई चेन कॉस्ट का नाम दिया जाता है, और सप्लाई चेन कॉस्ट ही वो मेजर होता है कि जिससे आप ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस को गेज करते हो। अब इस सप्लाई चेन में सारी कॉस्ट आ जाती है, वेदर इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इट इज़ द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री, वेदर इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी होल्डिंग, आपकी केयरिंग, सारी की सारी कॉस्ट जो है वो सप्लाई चेन कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। तो अब ये एक फिगर है जो आपको दिखा रही है कि कौन से मेजर्स या कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक आपको एक ऑर्थोडॉक्स क्लियर करना चाहता हूँ, एक गलत जो रिवाज है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, एज सप्लाई चेन मैनेजर्स
हमेशा इस बात का ख्याल रखना, या किसी भी मैनेजमेंट पॉइंट पे हो, मैनेजर सप्लाई चेन का हो ज़रूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ के मेजर कर रहे हो ना, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आप जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सामने वाले को दे रहे हो ना, वो सबसे पहले तो कैलकुलेटेबल होना चाहिए। ठीक है ना, कि यार आप सामने वाले को कह रहे हो मैं कंपनी से बहुत लॉयल हूँ, ये मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, मैं टाइम पे नहीं आ रहा, मेरी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, ठीक है, मैं जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ बुरा हूँ अपने, मैं अपने पीयर्स के साथ बुरा हूँ, बट मैं कंपनी के साथ बहुत लॉयल हूँ। ठीक है, तो लॉयल्टी को मेजर करने की तो गेज आज तक आई नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि मेरे एम्प्लॉयज़ अंडर स्ट्रेस हैं, तो ये अंडर स्ट्रेस को कैसे जस्टिफाई करोगे सामने वाले को? आप जस्टिफाई करने के लिए मेजर्स यूज़ करोगे कि यार मेरे एम्प्लॉयज़ अंडर स्ट्रेस हैं, ये इनका टाइम इन टाइम आउट शेड्यूल है, पिछले 1 महीने से मेरे एम्प्लॉयज़ जितने मेरे साथ काम कर रहे हैं वो 12 घंटे से ज़्यादा ऑफिस में रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी टाइम उनका 10 घंटे से ज़्यादा रहा है दिन में। 2 घंटे अगर आप सारे नॉन कोर एक्टिविटीज़ को निकाल दो ना, तो सबसे पहले तो सप्लाई चेन के अंदर भी आप उन्हीं मेट्रिसेस को इम्पोर्टेंस देते हो, या उन्हीं मेट्रिसेस को असल में कैलकुलेट करते हो जो कैलकुलेटेबल होते हैं। और कैलकुलेटेबल होने के लिए ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ रेफरेंस होना ज़रूरी है। अब हम ज़्यादातर सप्लाई चेन में कॉस्ट के मेजर्स को या कॉस्ट के परफॉर्मेंस मेट्रिसेस को अपने साथ रखते हैं और अपने साथ कोशिश करते हैं कि उनको कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि कॉस्ट एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसको कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि आपके पास बिल्स रिसीव होते हैं, आपके पास इनवॉइसेस रिसीव होती हैं, यू कैन जस्टिफाई। अब मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं एक मेंटेनेंस मैनेजर हूं, और मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डायमेंशन हैं। मेरी एचवीएसी कॉस्ट है, प्लम्बिंग कॉस्ट है, जेन सेट कॉस्ट है, वगैरह वगैरह। तो अब मैं कॉस्ट को कंपेयर कैसे करूँगा? सेल्स से, बिकॉज मेरी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है सेल्स। अब अगर मेरी सर्विस कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो ये तभी जस्टिफाई होगी जब सेल्स बढ़ रही हो। तो मैं अपनी तमाम कॉस्ट को ना सेल्स से लिंक कर देता हूँ। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो मेरा परसेंटेज कंट्रोल में रहेगा, मेरा बजट कंट्रोल में रहेगा। अगर मुझे सपोज डायमेंशन मिलती है कि आप कि जो केपीआई है वो ये है कि आपको 5% ऑफ सेल्स के अंदर रहना है, तो मुझे ये पता है कि अगर मेरी सेल्स 1 बिलियन होगी तो मेरे पास कितना अमाउंट आएगा, मेरी सेल्स 1 ट्रिलियन होगी तो कितना अमाउंट आएगा। तो उसके अंदर रहते हुए मुझे तमाम मेंटेनेंस की कॉस्ट को इनकर करना है, और किसी भी ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे की तरफ नहीं जाना कि जो सेल्स से आउट हो जाए या जिसका सेल्स से ताल्लुक़ ना रहे। तो अब आउटबाउंड फ्रेट कॉस्ट, कि मुझे मेरे प्रोडक्ट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने की कितनी कॉस्ट रही। ठीक है, अब ये सबसे आसान कॉस्ट है कैलकुलेट करने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है व्हेन यू आर इन सप्लाई चेन। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर फिलफिलमेंट है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर है, ऑन टाइम डिलीवरी है, लाइन आइटम फिल है। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। अब तो लेकिन आप एक डायमेंशन देखो कि जो सबसे नॉन कॉमनली यूज है, प्रोडक्ट यूनिट लेबर पर यूनिट प्रोड्यूस। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट यूनिट प्रोसेस पर ट्रांसपोर्टेशन लेबर यूनिट। अब पहले तो इसको समझते हैं कि ये क्या क्या रहा है, कि एक यूनिट जो प्रोसेस हुआ उसके अगेंस्ट एक ट्रांसपोर्टेशन लेबर की क्या कॉस्ट रही। अब पहले मैंने आपको एक बात कही कि आपने ऐसे परफॉर्मेंस मेजर लेने जो कैलकुलेटेबल हो, ठीक है, और दूसरा आपको ऐसे परफॉर्मेंस मेजर लेने कि जिनको आप जस्टिफाई भी कर सको। अब ऐसा कोई डायमेंशन, ऐसा कोई यूनिट आपने अपनी सप्लाई चेन में नहीं ले लेना कि जिसका बेसिकली आपके गोल से, आपके ऑब्जेक्टिव से और आपकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक ही ना हो। अब सपोज आप एक सप्लाई चेन मैनेजर हो जो रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या जिसका ताल्लुक प्रोक्योरमेंट से, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, तो क्या उसके लिए ये कोई जस्टिफाइबल यूनिट होगा? नहीं।
हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक ऐसी सप्लाई चेन में काम कर रहा हूँ कि जो 100% डिपेंडेबल है ओवर द लेबर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना, या जो 100% डिपेंडेबल है वो ऑन लॉजिस्टिक, तो उसमें कुछ सेंस बनेगी कि हाँ, आप देखोगे कि यार मेरा एक लेबर कॉस्ट वर्सेस एक यूनिट प्रोसेस क्या टर्नओवर रहा, कि मैं चाह रहा था कि मैं एक लेबर कॉस्ट से 10 यूनिट प्रोसेस जो है ना वो डिलीवर करवाऊँ, मींस मेरा एक राइडर जो है वो कम से कम 10 ऑर्डर डिलीवर। तो आपने क्वांटम को इजी रखना होता है। अच्छा, इन इन सप्लाई चेन मैट्रिसेस को समझते वक्त हमें ये भी देखना है कि हमारे सप्लाई चेन मैट्रिसेस का फाइनेंशियल कॉस्ट से कुछ ना कुछ ताल्लुक रहे। मतलब जो फाइनेंस हमें पीएनएल या बैलेंस शीट देता है ना, तो हमारे परफॉर्मेंस मेजर्स ऐसे हों कि उनमें से ड्राइव्ड हो। अगर किसी को, जैसे आपको अपने सीईओ को जस्टिफाई करना है कि मेरी सप्लाई चेन इस वक्त एक्यूरेट चले, तो सप्लाई चेन एक्यूरेट किस किस तरीके से चल सकती है? सबसे पहले तो आप वेस्टेज को देखते हो कि आपकी वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। फिर आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट सबसे ज़्यादा हो, जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उतने आप फुलफिल करके दे रहे हो, ठीक है। फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है? हर ऑर्डर को फुलफिल करने की कॉस्ट जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, और हर ऑर्डर को फुलफिल करने की कॉस्ट आपके टोटल केपीआई के अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से अब एक और डायमेंशन इसके अंदर है बड़ी मज़ेदार, कि इक्विपमेंट डाउन टाइम क्या रहा। अब इक्विपमेंट डाउन टाइम ये अगर 42% दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्या ये वाकई डाउन टाइम था, या ये जानबूझ के मशीनें बंद रखी गई थी कि ऑर्डर नहीं थे? इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? इक्विपमेंट डाउन टाइम तो आपने 42% दिखा दिया, हमारे जैसे इक्विपमेंट मैनेजर की नौकरी चली गई। लेकिन समझाते वक्त आपने ये नहीं बताया कि इक्विपमेंट डाउन टाइम था किस वजह से। इक्विपमेंट डाउन टाइम को आप प्रोडक्शन से देखो, कि अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो 100% पे चल रही थी, 70% पे चल रही थी, या 50% पे चल रही थी। अगर आपकी प्रोडक्शन 50% पे चल रही है और आपका इक्विपमेंट डाउन टाइम नहीं है, तो भी गलत बात है कि यार प्रोडक्शन 50% पे चल रही है और इक्विपमेंट आप दिखा रहे हो कि 100% अप था, तो बाकी 50% क्या बनाया आपने? या आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया की? तो इक्विपमेंट डाउन टाइम को दिखाते वक्त आपको प्रोडक्शन रन टाइम भी दिखाना होगा कि यार मैं 100% प्रोडक्शन रन टाइम पे था, बट फिर भी इक्विपमेंट डाउन टाइम 50% है। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस के मसले, लेकिन मैं प्रोडक्शन ही 50% पे कर रहा था, तो इक्विपमेंट डाउन टाइम 100% कभी 100% हो ही नहीं सकता। मतलब इक्विपमेंट डाउन टाइम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से एक और डायमेंशन आपकी सप्लाई चेन में दिखाया था कि ऑर्डर प्रोसेस पर लेबर यूनिट। ये रिटेल आउटलेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लेबर को असाइन करते हो, लेबर को कुछ केपीआईज, कुछ टारगेट्स देते हो, और उन टारगेट्स पे लेबर को रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप देखते हो क्या, मुझे जब अपना ऑपरेशन चलाना है तो मैं 10 लेबर रखूँगा अपने टोटल डे के ऑपरेशन चलाने के लिए। इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ये डायमेंशन यूज़ करना पड़ता है, ऑर्डर प्रोसेस पर लेबर यूनिट। कि आप बता दो कि जैसे जैसे मेरे ऑर्डर प्रोसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं लेबर यूनिट को बढ़ाता जा रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे ऑर्डर कम होते जा रहे हैं फिर भी लेबर उतनी ही आ रही है, या मेरे ऑर्डर स्टेगनेंट है बट लेबर बढ़ती जा रही है। तो हर डायमेंशन डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सिलेक्ट टाइम की बात करो, नॉन पीक आवर की बात करो, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है कि मैं वेस्टेज कम से कम करूं, ठीक है ना। मेरे बंस वेस्ट ना हो रहे हो, पैटीज़ वेस्ट ना हो रही हो, मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ तो पिज़्ज़ा के डो वेस्ट ना हो रहे हो, या पिज़्ज़ा खुद ही वेस्ट ना हो रहा हो, क्योंकि सिलेक्ट टाइम है। इसके अंदर मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि मैं अपनी प्रोडक्ट पर ध्यान दे सकूँ। लेकिन अगर पीक टाइम है तो मैं उस वक्त अपनी सर्विस पर ध्यान दूंगा, मैं वेस्टेज पे ध्यान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त सर्विस इंपॉर्टेंट, उस वक्त ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो कस्टमर ऑर्डर करे वो उसको टाइमली मिल जाए, ताकि दूसरा कस्टमर आ सके। क्योंकि देखो टाइम लिमिटेड होता है, अगर 1 घंटे में 60 मिनट है ना, तो 60 मिनट ही है। अगर आप 10 मिनट में एक ऑर्डर सर्व कर रहे हो तो 1 घंटे में आप 5-6 ऑर्डर सर्व कर सकोगे, और अगर आप 6 मिनट में सर्व कर रहे हो तो 10 ऑर्डर सर्व कर सकोगे। 1 घंटे के अंदर उतने ही ऑर्डर सर्व कर सकते हो जितने मिनट्स हैं। आप ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कम करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा करोगे तो आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कम करना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रोटेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीक टाइम्स। और सेलेक्ट टाइम के अंदर आप वेस्टेजेस बचा रहे होते हो, कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते हो, और ये सब कर क्यों रहे हो? तो ताकि आप और
पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग को एक लिमिट के अंदर रख सको। आपकी हर ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट लेबर के अगेंस्ट एक फिक्स डायमेंशन के अंदर ही मूव होती रहे, ठीक है। हाँ जी, सवाल। जी, हमारे मेट्रिसेस जो है कंपनी के गोल से अलाइन होना ज़रूरी है। 100% इस बात पे एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर ये कंपनी के गोल से अलाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप एक रॉन्ग डायमेंशन को चेज कर रहे हो आपकी कंपनी के, और अल्टीमेटली फिर उन मेट्रिसेस का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। क्वान्टिफाइड होने चाहिए बिल्कुल, और परफॉर्मेंस से ही पता चल सकता है ना सर, बिल्कुल परफॉर्मेंस से ही पता चल सकता है, और हम परफॉर्मेंस को ही मेजर करने की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैट्रिक्स कि भाई वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, सबसे पहले तो कैलकुलेटेबल होना चाहिए, ठीक है। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा मैट्रिक्स चूज़ करना कि जो कैलकुलेटेबल हो, ठीक है, जिसको आप जस्टिफाई कर सको। अगर आपका आप कहो कि मेरी जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है, ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो 10 रुपये रही है पर ऑर्डर, तो अगर आपका सीईओ आपका मैनेजर पूछे कि इसको जस्टिफाई करो, तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स और टोटल कॉस्ट को या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दिखा सकते हो कि मेरा जीपी मार्जिन ये रहा है और मेरी परसेंटेज ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट ये रही है, इतने ऑर्डर्स मैंने इस साल सर्व किए, उनसे इतनी सेल्स बनी और उसका COGS ये रहा, तो ये 50% का टारगेट था, हमने 50% के अंदर ही रखा, तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ये ईजी टू अंडरस्टैंड हो, हर चीज़ को आपको आपकी फाइनेंस से लिंक करना होगा, हर चीज़ को आपको आपकी कॉस्ट से लिंक करना होगा, ताकि आप सामने वाले को समझा सको, ठीक है ना। आप कहते हो कि मैं मेरा बिजली का बिल यार 5,000 रुपये आया है, और आपका पीयर कहता है कि यार मेरा बिजली का बिल तो 15,000 रुपये आया है, तो कंपेयर करने के लिए क्या चीज़ पूछोगे सबसे पहले कि तुम्हारे घर में AC कितने, तुम्हारे घर में फ्रिज कितने, तुम्हारे घर में लोग कितने, एक आदमी पे 15,000 का बिल आया या 10 आदमियों पे 15,000 का बिल आया, और मेरे घर में 5 आदमी हो, मेरे पास 5,000 का बिल आया। तो आपके घर के अंदर जो सामने वाला है उसके घर के अंदर पर बंदा 500 रुपये आ रहा है, 600 रुपये आ रहा है, और जब 5,000 रुपये है वहाँ पर बंदा 1,000 रुपये आ रहा है, और ये जस्टिफाइबल क्यों है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का आंसर होता है, आप कुछ भी यूज़ करो या ना करो आपको एक फ़िक्स कॉस्ट तो देनी ही होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हर चीज़ को जस्टिफाई या क्वांटिफाई करना ज़रूरी होता है। आप कहोगे यार मेरी गाड़ी की एवरेज तो 15 लीटर पर किलोमीटर पर 15 किलोमीटर पर लीटर है, ठीक है, और सामने वाला कहे यार मेरी तो सिर्फ 10 है, तो आप उससे फ़ौरन पूछोगे ना कि भाई आपकी गाड़ी कौन सी है, वो कहेगा मेरी सिविक है, तो बोला यार आपकी इंजन का CC भी तो बड़ा है, आपकी कैपेसिटी भी तो बड़ी है, मेरे पास वैगनआर है, ठीक है। तो सारे के सारे मेजर जो है ना वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ एफर्ट यूज़ करते हुए होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस इसमें कम से कम हो। ऐसे परफॉर्मेंस मेजर हमने यूज़ करने हैं कि जिनको कैलकुलेट करने में ज़्यादा कॉस्ट या ज़्यादा एफर्ट्स यूज़ ना हो रही हो। अब सपोज़ आप एक रिटेल आउटलेट में काम कर रहे हो और आप कहो कि मेरे आने की वजह से, मैं जब से इस रिटेल आउटलेट को टेक ओवर किया है, सही है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा हो गए, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? सेल्स वैसी ही है, आप कहोगे यार सेल, आप जस्टिफाई करने के लिए कहोगे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए, तो आपका CEO आपका मैनेजर आपसे पूछेगा कि भाई क्या सेल्स के फिगर बढ़े, आप कहोगे नहीं नहीं सर सेल्स नहीं बढ़े, लेकिन मैं चूँकि इतना चार्मिंग हूँ, मैं चूँकि इतना अट्रैक्टिव हूँ ना, तो मुझे देख के लोग बहुत सारे जो है ना इस आउटलेट में एंटर होते हैं। पहले 1,000 लोग आते थे, अब 10,000 लोग आते हैं, तो आपको हो सकता है नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि सेल्स वही है, ज़्यादा लोग आए इसका मतलब ज़्यादा एयर कंडीशनिंग यूज़ हुई, ज़्यादा कस्टमर सर्विस के लोग यूज़ हुए, ज़्यादा लोग आपको रखने पड़े लोगों को सेल्स फोरकास्ट करने के लिए, सेल्स पिच करने के लिए, लेकिन सेल्स नहीं बढ़ी। बट आप एक रिटेल आउटलेट के मैनेजर बने और आपने कहा कि मेरे आते ही आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स बढ़ा दी। पहले इस आउटलेट से 1,00,000 रुपये सेल्स अचीव करते थे, मेरे आने के बाद 1,25,000 और 1,30,000 सेल्स अचीव कर। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई ऐसा मेजरमेंट मैट्रिक्स या कोई ऐसा परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स अपनी कंपनी के सामने मत रखना जो बहुत ही इंसेन सा हो, ठीक है ना।
आपका हो गया, आपकी सेल्स पहले 1 लाख थी, मैंने 10 लाख कर दी, या पहले आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विंग 10 रुपये थी, मैंने 1 रुपये कर दी। ऐसा होता नहीं है। जल्दबाजी में अक्सर परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते वक्त, मैट्रिसेस कैलकुलेट करते वक्त लोग गलतियां करते हैं, लोग गलत डायमेंशंस को यूज़ करते हैं, लोग गलत फिगर्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हो जाता है बट लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। और एक अच्छा जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मीन्स आप उसके अंदर से यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, सब चीज़ों को बैलेंस तरीके से बता सको और उनके ट्रेड ऑफ भी बता सको। मीन्स आप यूटिलाइजेशन कम करना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो सकता है यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। तो ये हर चीज़ का ट्रेड ऑफ होता है, म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट को बताते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट को आप अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स बता सकते हो और विजिबल होना चाहिए। अब विजिबल, बार बार विजिबल या क्वांटिटेटिव का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसा मेजरमेंट मैट्रिक्स हो कि जिसको किसी नंबर, किसी फिगर से जस्टिफाई कर सको। अब ये इसके अंदर ये बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सिर्फ इन्हीं चीज़ों की जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ रिवीजन है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, मैं जब रिवीजन की स्लाइड भेजूँगा तो उसके अंदर इससे रिलेटेड स्लाइड्स होंगी। नंबर 2 ये कि ये जो स्लाइड्स आपको दी गई हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए दी गई हैं। अब एक ऐसा मॉडल जो सप्लाई चेन के अंदर, और ख़ास तौर पे उन सप्लाई चेन्स के अंदर कि जिनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन एंड रिटेल आउटलेट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, या जिन सप्लाई चेन्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके आप रिटेल पे बेच रहे होते हो, या मैन्युफैक्चरिंग करके आप कस्टमर डीलिंग कर रहे होते हो, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा यूज्ड मॉडल है जिसको हम सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस मॉडल कहते हैं या स्कोर मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब ये स्कोर मॉडल कहता क्या है? 4 डायमेंशन पे ये स्कोर मॉडल काम कर रहा है। सबसे पहली मतलब जो डायमेंशन ये 4 है वो क्या है? डायमेंशंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली है सोर्स, फिर है मेक, फिर है डिस्ट्रीब्यूट, फिर है रीवर्क या रिटर्न्स। ठीक है, तो सोर्स, मेक, डिस्ट्रीब्यूट, रिटर्न, इन 4 डायमेंशंस पे काम कर रहा है। और ये 4 डायमेंशंस किस चीज़ के लिए? प्लानिंग के लिए। अब इसको समझाते हैं। सबसे पहली डायमेंशन जो यूज़ होती है ना वो होती है सोर्स। अब सोर्सिंग के बारे में हमने आज तक सप्लाई चेन में जितनी भी बातें पढ़ी हैं, कैसे वेंडर को इवेल्युएट करना है, कौन से वेंडर को इवेल्युएट करना है, थर्ड पार्टी वेंडर पे कब जाना है, आउटसोर्सिंग पे कब जाना है, इनसोर्सिंग पे कब जाना है, ये सारी बातों का एक लाइन में मुखफ़फ़ है सोर्स। सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात कहता है कि आपको हर वेंडर को, हर पार्टनर को अलग इवेल्युएट करना होगा। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो कि जिसमें 4 या 5 चीज़ें आपको चाहिए, तो ये 4 या 5 डिफरेंट वेंडर्स की आप बात कर रहे हो। इन 4 या 5 डिफरेंट वेंडर्स के लिए डिफरेंट लीड टाइम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, एक वेंडर है जो आपके करीबी विसिनिटी में रहता है और उसकी जो ऑर्डर लीड टाइम है वो 5 घंटे है, वर्सेस आपको आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि जिसका वेंडर आपसे इसी मुल्क में ही नहीं रहता और उसका लीड टाइम 5 हफ्ते। तो ये स्कोर मॉडल कहता है कि आप दोनों को डिफरेंट इवेल्युएट करोगे और दोनों की प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करोगे। जो 5 घंटे में अवेलेबल है उसके लिए आपको 0 या नो प्लानिंग की ज़रूरत है। आप उसको सिर्फ अपने ऑर्डर्स बताते जाओगे और वो आपको टाइमली रिप्लेनिश करता जाएगा। वर्सेस आपको आपका प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिसका ऑर्डर 5 हफ्ते बाद आएगा। तो जब आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है उससे 5 हफ्ते पहले से आपको उसको इंटीमेट कर देना है और 5 हफ्ते पहले आपको आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग स्टार्ट करनी है व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन बिगिंस। तो सारी की सारी चीज़ें डिपेंडेबल होंगी आपके वेंडर्स पे, आपके सप्लायर्स पे, और उनसे आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करवाते हो। ठीक है, 5 हफ्ते वाले से कैसे मैनेज होगा उसका बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट प्लानिंग होगी। वर्सेस जो 5 घंटे में अवेलेबल कर सकता है उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, बिल्कुल डिफरेंट प्लानिंग होगी। इसी तरह
अब व्हेन एंड व्हाट टू मेक, इसको समझने के लिए आपको मार्केट की फोरकास्ट को समझना ज़रूरी होता है। मार्केट से आप एक्टिव फोरकास्ट लेते हो, उस फोरकास्ट की बेस पे अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, और उस प्लानिंग की बेस पे आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो ओवर प्रोडक्शन भी खतरनाक है कि आपको एक्सेस इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ेगी, और लेस प्रोडक्शन भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि लेस प्रोडक्शन से आप कस्टमर सर्विस लेवल नीचे कर दोगे, नंबर ऑफ कस्टमर सर्व आपके लो हो जाएंगे। तो आपको आपकी मार्केट से रिलेटेबल प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं, आपकी मार्केट से डेटा कंटिन्यू एक्सट्रैक्ट करवाना होता है कि जिसकी बेस पे आप प्रोडक्शन को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली चला सको। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसपोर्ट, कि हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीन यूज़ होगा। इसके अंदर यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको कोट करना चाहूँगा कि आजकल हम जो देखते हैं कि यार होम मेड सर्विसेज अवेलेबल हैं और होम डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल, वहाँ एक छोटा सा पॉइंट होता है कि डिलीवरी चार्जेस 200 रुपीज़। ये मेरी बात समझ में नहीं आती। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है सपोज 300 रुपये। जब मैं इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बगैर डिलीवरी कॉस्ट के कंपेयर करता हूँ, सपोज 1 दर्जन समोसे हैं 300 रुपये के, तो मुझे नज़र आता है कि यार ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। लेकिन जैसे ही लिखा हुआ आता है कि डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। वो समोसे मुझे 350 के नहीं बल्कि 550 रुपये के पड़ रहे हैं, और इससे ज़्यादा सस्ते तो मैं घर पे बना लूँगा। ठीक, तो आपको एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर होते हुए, एक सप्लाई चेन मैनेजर होते हुए इस बात का बेहद ख्याल रखना है कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर सिंगल डायमेंशन यूज़ हो रही हो। अब इसके लिए आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक सर्व करवाओ, आप उसको मिलकरन के ज़रिए कर सकते हो। मीन्स आप कहो कस्टमर को कि भाई आपने अगर 10,000 रुपये का ऑर्डर किया तो आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी। अगर आपने 10,000 से कम, या आपने सपोज 1,000 रुपये का ऑर्डर किया तो आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी। अगर 1,000 से कम किया ना तो आपको कल डिलीवरी मिलेगी। हम आपकी डिलीवरी मिल्क रन के ज़रिए पहुंचाएंगे। मिल्क रन क्या होता है? एक ही राइडर, एक ही डिलीवरी गाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, मल्टीपल ऑर्डर्स को लेके जाता है और डिफरेंट पॉइंट्स पे डिलीवर करता है और वापस आता है। इससे क्या होता है कि अब एक राइडर है जिसकी डिलीवरी कॉस्ट 200 रुपये, वो एक ऑर्डर लेके जाएगा तो भी 200 लेगा, 5 ऑर्डर लेके जाएगा तो शायद 300 रुपये ले ले आपसे। बट 5 ऑर्डर लेके जाएगा तो डिलीवरी कॉस्ट क्या पड़ी आपको? 60 रुपये, क्योंकि वो 5 ऑर्डर लेके जा रहा है और 300 रुपये चार्ज कर रहा है, और एक ऑर्डर लेके जा रहा है तो 200 रुपये चार्ज कर रहा है। मीन्स डिलीवरी कॉस्ट 200 रुपये हुई। तो स्कोर मॉडल कहता है कि आपको हर डिलीवरी को, हर ऑर्डर को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है ताकि आप कस्टमर सर्विस लेवल और कॉस्ट के दरमियान एक बैलेंस रख सको। और आखिरी है रिटर्न्स। बहुत सी सप्लाई चेन्स ऐसी होती हैं कि जो रिटर्न्स का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। क्या आपका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है या आपका प्रोडक्ट नॉन कंज्यूमेबल है? आप फ़ोन बेच रहे हो या आप एक खाने का प्रोडक्ट बेच रहे हो? सपोज आपने एक प्रोडक्ट बेचोगे जो खाने से रिलेटेड है या जो स्पॉइल हो सकता है खुलने के बाद, जिसका अगर रैपर खुल गया, पैकिंग खुल गई तो वो स्पॉइल हो जाएगा, तो उसमें आप रिटर्न्स पे इतना फोकस नहीं करोगे। बनिस्बत आप इस पर फोकस करोगे कि आपको डुप्लीकेट ऑर्डर भेजना पड़ेगा। आप एक पिज़्ज़ा बेच रहे हो तो उसकी रिटर्न डिलीवरी सिस्टम आपका बिल्कुल अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कस्टमर कंप्लेन करे कि आपका पिज़्ज़ा अनकुक आया है, ओवर कुक आया, तो आप कहोगे कि नहीं यार आप रखें, मैं आपको दूसरा मैं आपसे ये प्रोडक्ट रिटर्न उठवाऊंगा और फिर दूसरा भेजूंगा। ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं सर वो प्रोडक्ट आप वेस्ट कर दें, हम आपको नई प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में रिटर्न नहीं हुआ, इस सिनेरियो में डुप्लीकेट ऑर्डर हो। और जिस सिनेरियो में रिटर्न होता है उसमें आप क्या कहते हो कि सर आपका प्रोडक्ट गलत आ गया है, मैं राइडर भेज रहा हूँ नए प्रोडक्ट के साथ, आप उसको पुराना प्रोडक्ट दीजिएगा, वो आपको नया प्रोडक्ट देगा, आप रिप्लेस कर दीजिएगा। तो रिटर्न का जो प्लानिंग है वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही होगी, आपके प्रोडक्ट की कंज्यूमेबिलिटी पे डिपेंड कर रही होगी। तो स्कोर मॉडल कहता है कि इन सारी चीज़ों को हमने प्लान करना है एज ए स्टेट पे, ठीक है, और फ्यूचर स्टेट पे भी, कि जो करंट सिनेरियो है और जो फ्यूचर में सिनेरियो हो सकता है, इसकी बेस पे आपको इन सारी चीज़ों को प्लान करना है। इन प्लानिंग को आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है, मींस बेंचमार्किंग करनी है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन योर इंडस्ट्री, कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं, या मैं कहाँ खड़ा हूँ और इंडस्ट्री की जो टॉप लाइन है वो कहाँ है। और फिर मुझे अपनी इंडस्ट्री में से या अपनी बेंचमार्किंग एरिया में से बेस्ट इन क्लास की
या बेस्ट इन परफॉर्मेंस की गुड प्रैक्टिसेस को एनालाइज करना है और ये देखना है कि मैं इनमें से कौन सी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अब मैं अगर एक डिलीवरी सिस्टम चला रहा हूँ और मुझे पता है कि इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे अच्छा डिलीवरी सिस्टम फूड पांडा का है, तो सबसे पहले तो मैं बेंचमार्क करूँगा क्योंकि फूड पांडा टॉप है, मतलब फूड पांडा को नंबर 10 देंगे तो मुझे नंबर कितने मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। और इन 8 से 10 पे जाने के लिए मुझे कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी है। फूड पांडा कॉस्ट को कैसे मेजर करता है, फूड पांडा कॉस्ट को कैसे मिनिमम रखता है, फूड पांडा कैसे अपने डिलीवरीज को एक्यूरेट रखता है, फूड पांडा कैसे कस्टमर सर्विस लेवल को मेंटेन रखता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे बात 3 चीज़ों को इसमें देखना होता है 4 डायमेंशन पे। 4 डायमेंशन मैंने आपको बता दी, सोर्स, मेक, डिस्ट्रीब्यूट एंड रिटर्न। और 3 उसके उसको कैलकुलेट करने की या उनको मेजर करने की 3 डायमेंशन है कि एज इज़ और टू बी स्टेट क्या होगी, मींस करंट स्टेट क्या है और फ्यूचर स्टेट क्या होगी। फिर मेरी बेस्ट ऑफ क्लास के अगेंस्ट परफॉर्मेंस क्या है, मींस मैं सब बेंच मार्किंग करूँगा अपनी। और अगर बेंच मार्किंग में मैं लो आता हूँ तो मुझे अप आने के लिए बेस्ट इन क्लास या परफॉर्मेंस प्रैक्टिस एनालिसिस में से बेस्ट प्रैक्टिसेस को एब्जॉर्ब करना है अपने मॉडल के अंदर। मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी। मिल्क रन, मिल्क रन फूड पांडा करता है कभी कभार डायरेक्ट डिलीवरी भी कर रहा होता है, बट मिल्क रन का मतलब सिंपल है कि आपने एक ही ट्रांसपोर्टेशन मोड को यूज़ करते हुए मल्टीपल ऑर्डर्स को डिलीवर करवाया। आपका एक ड्राइवर निकला और वो 10 ऑर्डर डिलीवर करके आया, तो इसका मतलब ये मिल्क रन है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, आखिरी चीज़ जो हमारे कोर्स से रिलेटेड थी, मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहता था, बट एक तो टाइम नहीं है, दूसरा ये बहुत सारे लोगों को समझ में वर्चुअली नहीं आएगा जितना मैं समझाना चाहता हूँ। तो मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम इनपुट दे सकूँ इस बात में देता हूँ। तो हमारा आखिरी टॉपिक है ERP सिस्टम्स, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। अच्छा, इस ERP सिस्टम्स को किसी भी ERP सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, समझने के लिए आपको 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है बॉम, दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल। अब ये बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है? सपोज़ आपके हाथ में एक पेन है, इस पेन को बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की कितनी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, दिस इज़ कॉल्ड बॉम। अब एक मुझे बॉल पेन बनानी है पियानो की, तो इसके लिए मुझे एक रेफिल चाहिए होगी, एक उसका कवर चाहिए होगा और एक कैप चाहिए होगा, ठीक है। और नीचे उसके जो कैप और इसका जो हॉलो एरिया को कवर करने वाला जो पॉइंट होता है, इन दोनों का कलर बता रहा होगा कि ये बॉल पेन कौन से कलर की। अगर ये ब्लू है तो ब्लू होगा, ग्रीन है तो ग्रीन होगा, रेड है तो रेड होगा। तो बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उनकी कितनी क्वांटिटी या कितनी परसेंटेज चाहिए आपको, आपने डिफाइन करनी होती है व्हेन यू आर यूजिंग और गोइंग टू यूज़ अ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि आप एक्यूरेटली सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सको। अब एक टैंक का साशे बनाना है आपको, टैंक के साशे सपोज 10 ग्राम का। अब उस 10 ग्राम में 70% शुगर होगी, 1% एस्पार्टेम एसिसल्फेम के होगा, 20% जो है सिट्रिक एसिड होगा और रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो फ्लेवर की होगी। सपोज दिस कम अप्स टू 70%, 20%, 5% एंड 5%, ठीक है। 4 चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ और उनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। ये मेरा बिल ऑफ मटेरियल बन गया और ये बिल ऑफ मटेरियल मैं सैप में या ERP सिस्टम में लोड कर दूंगा। अब जैसे ही मैं टैंक 10 ग्राम साशे की प्रोडक्शन डालूंगा ना, तो ERP सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको इन्वेंट्रीज में से माइनस कर देगा कि इसमें ये मटेरियल इतना 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 इस्तेमाल हो गया। तो अब अलग से इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं, पैकेजिंग मटेरियल में से माइनस कर देगा कि एक साशे बना है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 ग्राम रील यूज़ हुई होगी, तो वेयर हाउस में से 2 ग्राम उस साशे की रील कम कर देगा। इसी तरीके से मार्केटिंग को इंटीमेट कर देगा, वेयर हाउस को इंटीमेट कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन को इंटीमेट कर देगा। हर जगह पे उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपडेट या माइनस कर देगा। तो बिल ऑफ मटेरियल इसलिए इस्तेमाल होता है। और अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आपने बॉम्ब डाल दिया हर यूनिट का, आप टैंक बना रहे हो, टैंक साशे का बॉम्ब अलग डाला, पाउच का बॉम्ब अलग डाला, जार का बॉम्ब अलग डाला और टिन का बॉम्ब अलग डाला, ठीक है।
अब आप चलाते हो MRP। अब उस MRP में क्या होता है, आप MRP में लिखते हो आज मैं 100 टन्स प्रोड्यूस करूँगा। 100 टन्स ऑफ किस किस के प्रोड्यूस करूँगा, सपोज 100 में से 50 टन साचे प्रोड्यूस होगा, 20 टन पाउच प्रोड्यूस होगा, 10 टन जार प्रोड्यूस होगा, 20 टन टिन प्रोड्यूस होगा। तो अब MRP के ज़रिए अलग अलग यूनिट के बॉम्ब उठाए जाएंगे और उन बॉम्ब्स के ज़रिए अलग अलग जगह से इन्वेंट्रीज उठाई जाएंगी। तो एक सप्लाई चेन मैनेजर को अगर ERP सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है तो उसको MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड बॉम्ब से आशना होना चाहिए। तो ERP होता क्या है, ERP इज़ अ शॉर्ट टर्म फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इट इज़ अ टर्म that is used to refer a system that links individual application। अब अलग अलग एप्लीकेशंस को डिस्कार्ड करते हुए आप एक सिस्टम यूज़ करते हो कि जिसके अंदर सारी इंडिविजुअल एप्लीकेशंस लिंक हो जाती हैं। और ये सारी इंडिविजुअल एप्लीकेशन लिंक होती हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में। आपको मैंने दो बेसिक सिनेरियोज बता दिए जो हर ERP सिस्टम में आपको मिलेंगे, एक होता है बॉम्ब और एक होता है MRP। अब ये MRP हर डिपार्टमेंट की अलग होती है, बॉम्ब हर डिपार्टमेंट का अलग होता है, लेकिन बेसिक बॉम्ब और बेसिक MRP एक ही रहता है, जिसके ज़रिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते वक्त और डिफरेंट डिपार्टमेंट से समझते वक्त गलतियां नहीं करते। इन्वेंट्री में गलतियां कम से कम हो जाती हैं, मार्केटिंग में मार्केटिंग इन्वेंट्रीज में गलतियां कम से कम हो जाती हैं, वेयर हाउस की इन्वेंट्री में गलतियां कम से कम हो जाती। अब ये ERP सिस्टम जो है ना, दैट इज़ लाइक अ मर्सिडीज़। आपने मर्सिडीज़ ख़रीद ली, उसकी लाइट्स नहीं जलाई हाईवे पे चलाते हुए और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो मर्सिडीज़ की कोई गलती नहीं है। मर्सिडीज़ ने आपको हेडलाइट भी दी थी, गाड़ी के स्टीयरिंग के पास आपको लाइट जलाने का पॉइंट भी दिया था, लाइट आपने नहीं जलाई। इसी तरीके से कंपनीज ERP सिस्टम्स तो परचेज कर लेती हैं, लेकिन विजिबिलिटी पे काम नहीं कर रही होती। अब आपकी विजिबिलिटी ज़ीरो है, ERP सिस्टम है आपके पास, बट आपने 5 डिपार्टमेंट्स के लिए 5 अलग अलग ERP सिस्टम रखा हुआ है, या आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में और रिटेल डिपार्टमेंट में अलग अलग ERP सिस्टम काम कर रहा है। तो वो अपने आप में तो ERP अच्छे से काम कर रहा होगा, लेकिन ERP का जो बेसिक मकसद है विजिबिलिटी बढ़ाना, पूरे सिस्टम में एक दूसरे को आप देख सको, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सको, एक दूसरे की परफॉर्मेंस जज कर सको, एक दूसरे को इवेल्युएट कर सको, वही नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं और कि रिटेल में क्या हो रहा है, रिटेल को पता ही नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है। तो ऐसा ERP सिस्टम बेकार है। तो ERP सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विजिबिलिटी बढ़ाना। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक पिक्चर है कि जिसमें आपको एक ERP सिस्टम दिखाया गया। अब ये ERP सिस्टम तमाम डिपार्टमेंट्स को एक अम्ब्रेला के अंडर लिंक कर रहा है। इसमें प्लानिंग, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, HR, इंजीनियरिंग, मार्केट सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग सब है। अब ये सब एक दूसरे से लिंक भी हो गए, नंबर 1। नंबर 2, ये सब एक दूसरे के सामने विजिबल भी हो गए। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, अगर इंजीनियरिंग वाले को पता करना है वो कर सकता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मार्केटिंग में क्या चल रहा है, क्या ऐसी। अब आपके पास सपोज मैन्युफैक्चरिंग वाला डालता है कि मैं 100 टन आज प्रोड्यूस करूंगा, तो फाइनेंस वाले को पता चल जाएगा कि यार ये 100 टन प्रोड्यूस करने जा रहा है, तो मुझे 100 टन के लिए फाइनेंस अवेलेबल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला अपने 1 साल की प्रोडक्शन डालता है कि मैं अगले 1 साल में सपोज 10,000 टन प्रोड्यूस करूँगा। तो फाइनेंस वाले को पता चल गया कि 10,000 टन प्रोड्यूस होने वाले हैं। अब 10,000 टन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल करनी है। HR वाले को पता चल गया कि मुझे इससे हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करनी है। वेयरहाउस वाले को पता चल गया कि मुझे इसके हिसाब से लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज करनी है। और मार्केटिंग वाले को पता चल गया कि यार 1,000 टन के अगेंस्ट मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स फोरकास्ट बनानी है। अगर ऐसी विजिबिलिटी है तो आपका ERP सिस्टम एक्यूरेटली काम कर रहा है और ERP सिस्टम का मकसद आप अचीव कर पाए हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ERP सिस्टम परचेज करते हैं, फिर वही एक्सेल की फाइलें बनाते हैं और एक्सेल की फाइलों को ERP पे अपलोड कर रहे होते हैं। ERP सिस्टम को एज इस डायमेंशन यूज़ नहीं कर रहे होते। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह कि लोग रिलक्टेंट होते हैं चेंजेस में। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपके पास ऐसे लोग होते हैं कि जो या तो बहुत ओल्ड होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहते, या उनके अपने खांचे होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के यूज़ से एक्सपोज हो जाएंगे। तो लोग कोशिश करते हैं कि सिस्टम इम्प्लीमेंट ना हो, और अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ठीक से ना चलता रहे, वही पुराना सिस्टम चलता रहे, वही फिज़िकल पेपर चलता रहे, ताकि बहुत सारे लोगों के अपने सिंगुलर पर्पसेस यूज़ होते रहें।
तो ERP सिस्टम की इवेल्युएशन जो है ना वो EDI से हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं। सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए बारकोडिंग यूज़ करते हैं। बारकोड भी एक तरह का MRP सिस्टम ही है कि जो बात जैसे बारकोड पंच होता है वो आगे से इन्वेंट्रीज माइनस कर देता है, पीछे इन्वेंट्रीज को अपडेट भी कर देता है, सेल्स को अपडेट कर देता है। इसी तरीके से फिर ये आया MRP 1 और MRP 2 और फिर उससे इवॉल्व हुआ ERP सिस्टम। अब ERP सिस्टम के डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, SCM सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, CRM सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। ERP के अंदर अपने भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तो SAP इज़ नॉट ERP। ERP सिस्टम्स का एक मॉड्यूल है SAP। ERP बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ERPs को यूज़ करें। SAP एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सिस्टम है ERP का, बट लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम ERP कहते हैं वो कहते हैं SAP। SAP एक सॉफ्टवेयर है ERP का। इसी तरीके से आपके पास विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें OS भी है, उसमें मैकिन्टॉश भी है। विंडोज़ आप OS में विंडोज़ नहीं लिख सकते, विंडोज़ एक टाइप ऑफ OS है। इसी तरीके से SAP एक टाइप ऑफ ERP है। तो ERP सिस्टम जहाँ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो या जब भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप कंपनी की विजिबिलिटी पे काम कर रहे हो और वो विजिबिलिटी सबके लिए सिमिलर हो। आप लोगों की सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्प्रिंग 2020 यहाँ ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझा सकूं बिफोर कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19 ऑल्सो। पेपर का मुझे अभी कोई आइडिया है नहीं कि पेपर किस तरीके का होगा, फाइनल किस तरीके से लिए जाएंगे। अगले हफ्ते मैं रिवीजन की एक पूरी क्लास जो करूँगा वो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा और उसकी रिवीजन की स्लाइड भी आपको दे दूँगा। बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ग्रुप हमारा इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा। कोई सवाल? वेटेज डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है, बट इतना तो ये होगा कि 70-30 होगा। 70 आप लोगों को मैं एवेल्यूएट करूँगा, 30 आपका पेपर होगा, या 75-25 हो सकता है। तो वो जो भी वेटेज आएगी वो आपको मिल जाएगी। आज रात तक इंशाल्लाह सारी स्लाइड्स VLE पे विद सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी, मैं आपको बता दूँगा। रिटर्न रिपीट कर दें। रिटर्न का मतलब रिटर्न पॉलिसीज़ कि आपको आपका प्रोडक्ट रिटर्न कैसे करना है, आपको आपका प्रोडक्ट अगर कॉल बैक करना है तो उसके लिए क्या पॉलिसी होगी, क्या तरीका होगा। ये लास्ट लेक्चर है, बिल्कुल ये लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट क्लास है, बिल्कुल ये लास्ट क्लास है, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच गाइस। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। रेज देयर हैंड्स। जी निदा, मुनीबा और शरियार, वालेकुम अस्सलाम। स्लाइड नंबर 19 कौन सी, ये वाली मैट्रिसेस? ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हैं कि जो यूज़ हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि कौन कौन से मैट्रिक्स सप्लाई चेन में यूज़ हो रहे हैं। MRP इज़ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जब आप ERP सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो ना, तो आप पहले तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग बॉम्ब बनाते हो। अब उन बॉम्ब्स को एक साथ रन करने के लिए ना आप MRP चलाते हो। MRP होता क्या है कि आपने बॉम्ब बना लिया अपना 10 का, पाउच का, साशे का, जार का, लेकिन आप जब 100 टन की प्रोडक्शन डालते हो ना, तो उसमें आप सिर्फ सेग्रीगेशन दे देते हो कि मैं 70 टन जो है इसमें साशे बनाऊंगा, 30 टन टिन बनाऊंगा। अब 70 टन के अंदर फिर आप फर्दर सेग्रीगेशन देते हो कि मैं ऑरेंज का ये बनाऊंगा, मैंगो का ये बनाऊंगा, पाइनएप्पल का ये बनाऊंगा। तो MRP सिस्टम फिर ऑटोमेटिकली हर किसी का डिफरेंट बॉम्ब रन कर देता है और उस बॉम्ब की रनिंग से उसको पता चल जाता है कि किस किस चीज़ की इन्वेंट्री अवेलेबल है और किस किस चीज़ की इन्वेंट्री परचेज़ करनी है। अब सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि मैं 70 टन साशे बनाऊंगा और उस साशे के अंदर मैं जो है 50 टन ऑरेंज का बनाऊंगा। तो जैसे ही आप MRP रन करते हो ना, तो परचेज़ वाले को पता चल जाता है कि यार इसको 50 टन ऑरेंज साशे बनाना है, लेकिन 50 टन ऑरेंज साशे में से 40 टन का प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसके POs रेस करने। तो ये सारी चीज़ों को लिंक कर देता है MRP। जी मुनीबा।
वो 22 ही है जी, 22 तक सबमिट कराना। वो आपको पूरी रिव्यू स्लाइड मिल जाएगी। जी अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। यार देखो, पहले तो ये था, अब अभी तक अगर हम भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कुछ पूछते हैं ना तो वगैरह जून में एग्ज़ाम होंगे। अभी तक फॉर्मेट नहीं बताया गया, अभी तक ये नहीं बताया गया कि फ़िज़िकल होंगे नॉन फिज़िकल होंगे। तो जैसे ही जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अगले हफ्ते तक आपके पास एक रिव्यू स्लाइड आ जाएगी कि जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप सब चीज़ों को पढ़ लेना। अब एमसीक्यूज़ होगा तो एमसीक्यूज़ के हिसाब से पढ़ लेना, अगर केस स्टडी है तो केस स्टडी के हिसाब से पढ़ लेना। तो रिवीजन आप अपना कर लेना। जो भी अपडेट मेरे पास आएगी मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।